मैं कहने सर। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अंतर्गत एज इंस्पेक्टर ACI 2 के रूप में कार्य कर रहा हूँ सर। कहाँ है आपकी पोस्टिंग? जी सर, अभी शिरडी महाराष्ट्र में सर। महाराष्ट्र। जी सर। कब आए थे महाराष्ट्र से? सर अभी 11 तारीख को आया था सर। क्या मांग के आए थे बाबा से? सर इंटरव्यू अच्छा हो। यदि अपन महाराष्ट्र में जैसे शिरडी साईं बाबा की जो मान्यता है, ऐसे ही अपने राजस्थान में किसकी मान्यता है? सर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग हाँ, लोगों में, जैसे सर रामदेव जी की भी मानते, तेजा जी की भी मानते, बाबू जी की मानते, कल्याण भाई जी। जैसे जीवंत है ये कि शिरडी बाबा के यहाँ पर जात बोल दी तो आपका काम बन जाएगा, जी ऐसे ही हमारे राजस्थान में भी है। आप मानते हो नहीं मानते हो? सर मैं भी मानता हूँ सर, मेरी व्यक्तिगत भी आस्था किसी न किसी में है। तो सर सबका अपना अपना अलग अलग है सर। आपने 2011 में हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश से BA किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी से। इसके बाद में आपने MA किया 2015 हिस्ट्री से ही। जी सर। आप नेट भी कर रखा है आपने तो? जी सर, नेट तैयार कर। आप ये बताइए, इतिहास का जो विभाजन हुआ है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, जी सर। इनकी आप तिथि बता सकते हैं कि एंशिएंट यहाँ से यहाँ तक, मिडाइवल यहाँ से यहाँ तक और मॉडर्न यहाँ से यहाँ तक? ऐसे सर एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं है, एक बड़े कालखंड के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है। लेकिन Okay. फिर भी सर्वमान्य रूप से ये माना जाता है कि पाषाण काल से लेके हर्ष की मृत्यु तक के काल को प्राचीन भारत के अंतर्गत रखते हैं। और 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल होता है उसको पूर्व मध्य काल के अंतर्गत रखते हैं। और 12वीं शताब्दी से लेके सर अंग्रेजों के आगमन 18वीं शताब्दी का जो युग है इसको मध्यकालीन भारत के रूप में विभाजित करते हैं। और 18वीं शताब्दी के बाद में 1947 हर्ष से लेकर 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के काल को जैसे आपने पूर्व मध्य काल कहा, इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या? जी सर, एक राजपूत काल के रूप में भी इसको जाना तो इसे राजपूत काल ही क्यों कहते हैं? सर ये एक जो यहाँ के राजा महाराजा थे, राजाओं के पुत्रों को राजपूत कहते, तो छोटे छोटे राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थापना हो गई थी। अच्छा। सर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया में अधिकांश छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जी ये तीन कहाँ कहाँ के थे ये बताइए? सर प्रतिहार गुजरात पश्चिमी राजस्थान में थे। पाल वंश हमें बंगाल उस तरह के क्षेत्रों में पाया जाता है। और सर आराम से एक सर नाम राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट सर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, दक्षिण, अच्छा। सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र। ये जो मौजमाबाद नाम है, जी सर। ये क्या शुरू से यही नाम था या किसी ने रखा था? सर ये दरगाह शरीफ में जब भी मुगल शासक या ये लोग जाते थे तो सर ये बीच में पड़ता है सर। तो फिर सर जैसे यहाँ कभी जैसे आज कहते हैं ना कि बहुत सारे राष्ट्रपतियों का मिलन यहाँ होगा, प्रधानमंत्री यहाँ मीटिंग करेंगे, तो मौजमाबाद किसी मिलन के लिए प्रसिद्ध है क्या? जहाँ किसी की मीटिंग हुई हो, कोई मिला हो आपस में? सर मान सिंह का भी यहाँ कनेक्शन है सर। यहाँ मान सिंह का भी जन्म यही माना जाता है सर। तो अकबर से पहली बार मान सिंह कहाँ मिला था? सर एग्जैक्टली। अच्छा, ध्यान। चलिए, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं। जी सर। क्या मानते हैं कि आप पूरी तरह से हमारी जो इंटेलिजेंसी है भारत में आज 100% खबर रखती है या फेल भी हो जाती है? सर इंटेलिजेंस का काम होता है सर, ये एक बहुत डायनेमिक काम होता है सर। कई ऐसी चीज़ें होती है, इन्फॉर्मेशन आजकल चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हो, चाहे बाहरी देशों से रिलेटेड हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होती सर, बहुत कनेक्टेड होती है सर। तो कई बार ये इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन और कोरोबरेशन करने में दिक्कत होती है। तो सर 100% तो नहीं कह सकते। अच्छा, चलिए, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, इतिहास का वो काल, मतलब ऐसी घटना जो आपको सर्वाधिक परेशान करती है कि यदि ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत अच्छा होता, कौन सी ऐसी घटना है? सर जो भारत विभाजन के समय जो सांप्रदायिक दंगे हुए लोगों का हुआ, सर मुझे लगता है कि शायद वो
इतिहास की सबसे खराब घटना के रूप में मैं इसको चिन्हित करता हूँ सर। और आप विभाजन को होते हुए देखना चाहते हैं या विभाजन चाहते ही नहीं है? सर विभाजन होना नहीं होना ये बातचीत बैठ के भी हो सकती थी सर। कई देशों में सर विभाजन हुआ सर, जर्मनी का विभाजन हुआ, बहुत सारे और देशों का भी विभाजन हुआ, बट शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था सर। उस सांप्रदायिक दंगे से ऐसा हुआ सर, कितने निर्दोष लोग मारे गए, और वो सांप्रदायिक की जड़ सर ऐसे हुई कि सर वो आज भी हम कहीं ना रह के कहीं ना कहीं सर ये होता रहता है सर। क्या आप ये मान सकते हैं कि पहली बार जब पहली लहर आई थी कोविड की, तो ऐसा हम आपको फील हुआ था कि पूरे भारत की सड़कों पर जो मजदूर वर्ग था ऐसे पैदल जा रहा था सामान लेता हुआ, तो क्या वो विभाजन का दौर भी याद आता है कि इसको देखते हुए? सर बिल्कुल आता है सर। वो जैसे ट्रेन से आते थे लोग, कैसे आते थे, कोई पैदल आते थे, इधर से लाशें आती थी, चोरी छुपे जाते थे सर, वैसे पुलिस प्रशासन रोकने का क्या ये विभाजन किसी व्यक्ति विशेष की हठ धर्मिता थी या फिर जनमानस का निर्णय था? सर जनमानस का निर्णय नहीं था, ये अलग अलग जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के स्टेक होल्डर था सर, कहीं ना कहीं सर इन सभी से किसी न किसी स्तर पे चूक हुई थी, और उसका रूप ये हो गया था कि सर मेरा सवाल आपको दोबारा बोल रहा हूं, क्या किसी व्यक्ति विशेष की हठ धर्मिता थी? सर आंशिक रूप से मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता थी। अच्छा अच्छा, तो गांधी जी ने तो ये कहा था कि विभाजन मेरी लाश पे होगा, लेकिन फिर विभाजन हो ही गया। जी सर। क्यों? सर पहले गांधी जी ने ये बोला था कि विभाजन को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो लेकिन सर जैसे बंगाल, बिहार और अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार के दंगे भड़के, तो फिर गांधी जी ने ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखा कि विभाजन से लोगों के कल्याण का उनका ज़्यादा से ज़्यादा बल था, कि लोग रहेंगे नहीं, लोगों का कल्याण नहीं होगा। तो सरदार साहब और नेहरू जी क्या चाहते थे? गांधी जी की साथ में थे कि विभाजन को टाला जाना चाहिए? सर इनके विचारों में सर भिन्नता रही है थोड़ी। अच्छा। प्रारंभिक तौर पे ये लोग भी नहीं मानते थे, गांधी जी के विचारों के साथ ही सहमति दर्शाते थे, लेकिन फिर एक समय के बाद जब दंगे इस तरह की चीजें हुई तो ये बिल्कुल खुलकर ये होगा कि भाई विभाजन स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए तो आप ये बताइए, राजस्थान में तात्या टोपे का प्रवेश हुआ था। जी सर। आप ये बता सकते हैं कि यदि तात्या टोपे नहीं आता तो हमारे राजस्थान का जो 1857 का स्वरूप था वो कैसा रहता है? क्या उनसे फर्क पड़ा था राजस्थान प्रवेश करने से? सर अगर हम इस तरह से देखें तो सर स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान में नहीं अपितु संपूर्ण भारत में संगठित रूप से नहीं था। अच्छा, तो यहाँ भी किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक घटनाएं तो होती। हमारे जयपुर के जो राजा हैं इन्हें मिर्जा भी कहते हैं और इनके आगे सवाई भी लगाते हैं। जी सर। आप थोड़ा सा बताएंगे, मिर्जा तो क्या है, सवाई क्या है? सर ये जो मुगल शासक है, जयपुर के शासकों को दी गई जो उपाधियां थी सर, मिर्जा का तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के लिए ये उपाधि दी गई थी। बाद में इसको सर साजा ने सर सवाई जयसिंह द्वितीय था, इसको सर सवाई का मतलब जो चतुरता और उसको देख के सवाई मतलब इससे एक सवा गुना ज्यादा होने की उस संदर्भ में यूज किया जाता है। ओके। राम सहाय जी मैम। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर ये मैम ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो मशीन वाली टेक्नोलॉजी, उन दोनों को मिला के जो एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रही। कितना यूजफुल है ये प्रेजेंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो? मैम ये विशेषकर अगर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, विशेषकर सर जैसे डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस में इसकी, जैसे सर नक्सलाइट एरियाज़ में अटैक होता है, बॉर्डर एरियाज़ में जैसे जहाँ पे हमारा पोरस बॉर्डर लेवल निगरानी करने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। दूसरा सर जैसे खान वगैरह के ऐसे माइनिंग वाली जगह होती है जहाँ बच्चों को बहुत सारे रोग होता है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट इसके लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम भी चला रखी है, तो वैसी जगहों पर इनका यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने करने के लिए और ज़्यादा एफिशिएंट काम करने के संदर्भ में ये कंपनियों में यहाँ भी। क्या रोबोट मानव की तरह सोचता है? मैम आजकल इसको और मॉडर्नाइज किया जा रहा है इसको, और आजकल बहुत सारे ऐसे रोबोट बने जो बिल्कुल मानव की तरह, पूर्णतः मानव की तरह तो काम करना नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी उसके इर्द गिर्द काम करने में और सोच होने में अंतर होता है। मैम मानव से तो कंप्यूटर मशीन होगा तो उसकी सोच क्षमता, वो विश्लेषण करने की क्षमता ज़्यादा होगी। आप मानते हैं कि रोबोट की विश्लेषण करने की और सोचने की क्षमता ज़्यादा है मानव से?
एक फिक्स टाइम पीरियड के हिसाब से रहता है। मशीन को एक बार सर मैम जो बना दिया वो एक टाइम पीरियड तक उस क्षमता में काम करेगा, लेकिन मानव का ज्ञान तो ज़्यादा तेज होता है, वो आने वाले काल के हिसाब से मॉडर्नाइज होता रहता है। पहले बड़ी फैमिलीज होती थी, बिग फैमिलीज, फिर जॉइंट फैमिलीज आई, फिर न्यूक्लियर फैमिली आई, अब सिंगल पेरेंट फैमिली चल रही है जी जनरली। जी। आप किस तरह देखते हैं इस बदलाव को हमारे देश के एस्पेक्ट में? क्या प्रभाव डाल रहा है ये हमारे समाज पर और हम लोगों पर? मैम इसके कई प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। अगर सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सेल्फ सेंट्रिक होकर लोग डेवलपमेंट इस चीज़ों में अपना योगदान ज़्यादा दे रहे हैं, और नकारात्मक ये होता है कि जो हमारे पारिवारिक और जो सामाजिक नैतिक मूल्य है उसकी गिरावट देखी जा रही है इसमें। इन दोनों में, इन चीजों में जो नेगेटिव और पॉजिटिव्स आ रहे हैं अभी, क्या इनको किसी तरह बैलेंस किया जा सकता है? बैलेंस मैम एक तो जैसे आजकल सारी एजुकेशन सिस्टम में हम एथिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं। एथिकल वैल्यूज़ होने से क्या होगा कि जो परिवार का जो माहौल है, क्योंकि जो परिवार होता है वो व्यक्ति की सबसे पहली पाठशाला माना जाता है। अगर पारिवारिक वाले मूल्य वो होंगे तो वो व्यापक रूप से हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रशासन सबको सकारात्मक रूप से मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो परिवार हमें देता था मूल्य, अब वो हमें स्कूल दे, हमारा पाठ्यक्रम दे। मैम स्कूल का भी अपना रोल है। समाज में किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिकरण की प्रोसेस है उसमें परिवार, स्कूल, सोसाइटी सबका अपना अपना रोल होता है। ये सोशियोलॉजी और एथिक्स आपने सब कुछ सिलेबस में पढ़ा है जी मैम। आप इसे किस तरीके से अपनी प्रशासनिक सेवा में या अभी जो आपकी प्रेजेंट जॉब है इसमें किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मैम जैसे एथिक्स का अगर हम देखें तो मैम जैसे हमारा वर्क कल्चर होता है, कहीं भी हम कुछ काम करते हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम हो या कुछ और काम होता है तो हम हमारी ड्यूटी ईमानदारी से करने का वो वहाँ से प्रेरित मिलता है। दूसरा जैसे सामाजिकरण का हमने देखा कि भाई सामाजिकरण के प्रोसेस में परिवार, इनका हमें योगदान मिलता है, तो वो हमारे जैसे पब्लिक इंटरेक्शन के माध्यम से हम इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, वहाँ भी हमें हेल्प करता है। अगर आपको चांस दिया जाए कि आपको आरएएस के सिलेबस में कोई एक परिवर्तन करना है, आरएएस मेंस के सिलेबस में, तो वो परिवर्तन क्या होगा? मैम पहला तो ये जो रेपिटेशन के टॉपिक्स है मैं उनके एक जगह मर्ज करने का कोशिश करूँगा, और दूसरा जो मैम साइंस टेक्नोलॉजी का पोर्शन है उसमें टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन डालना चाहिए, जबकि उसमें जनरल साइंस वाला पोर्शन डाला, उसमें टेक्नोलॉजी जरूर डालना चाहिए, जो आज अप्लाइड साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एक ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम से स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए केवल साइंस का सुपरफिशियल पढ़ना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, वो उतना नहीं पढ़ पाएगा अगर आपने ये एडिशन कर दिया? ये देखा गया है जैसे यूपीएससी इस तरह की तरीके की एग्जाम है, टेक्नोलॉजी में कभी इस तरह का विवाद नहीं हुआ, चाहे वो आर्ट्स वाला हुआ नहीं हुआ। जनरल साइंस को लेके थोड़ा सा आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट पे थोड़ा भ्रम रहता है। थैंक जी। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो जी। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो बेसिकली देश के अंदर वर्क करता है या दूसरे कंट्रीज में भी वर्क करता है इंडिया के लिए? सर ये हमारा 1964 तक, जब तक हमारा पाकिस्तान से वार नहीं हुआ था, तब तक हमारा ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों काम देखता था। उसके बाद में अब सेपरेटली केवल इंटरनल सिक्योरिटी का देखते हैं सर। अब बाहर के लिए हम रिसर्च एनालिसिस विंग, हमारी आउटर एजेंसी है, वो देखती है सर। इसकी स्थापना रॉ की कब हुई थी? सर 1968 में सर। इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉ का सॉरी सर अभी ध्यान, रामनाथ काव का नाम सुना है आपने? सॉरी सर। अच्छा, किसके समय में हुई थी स्थापना, कुछ अंदाजा है आपको? इंटेलिजेंस ब्यूरो। नो, रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 64 में आपने बताया कि 64 के बाद, तो 66 के अराउंड में लगभग? नहीं 68 में हुआ सर रो का 68 गठन 68 में। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी तक ये होता था कहीं पे जैसे बम विस्फोट हुआ या कोई बात हुई तो एक जगह की एजेंसी और दूसरी जगह की एजेंसियों में क्लैश हो जाता था। जी सर। इसके लिए एनआईए की स्थापना की गई। एनआईए की स्थापना कब की गई थी? सर ये मुंबई टेरर अटैक के बाद 2008 में की गई। 2008 में। आपका इंग्लिश लिटरेचर भी सब्जेक्ट रहा है? जी सर। इसमें रुचि है? सर वो ग्रेजुएशन में केवल इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के हिसाब से लिया था, उसके बाद में मेरा इससे संपर्क नहीं है सर। अच्छा, इससे संपर्क नहीं है। आप अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहेंगे या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहेंगे? सर मेरी प्रायोरिटी मिक्स में रहेगी सर। मिक्स में रहेगी। मिक्स में रहेगी। अच्छा, एक चीज़ ऐसा ये देखा गया है कि जैसे कंपटीशन देने जब बच्चे जाते हैं या इंटरव्यू में, तो जैसे कोई किसी की कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में बहुत अच्छी है तो उससे थोड़ा प्रभावित होते हैं। क्या आप भी इस चीज़ को मानते हैं? सही सर, मुझे लगता है कि वो एक टेम्परेरी होता है सर, जो प्रभावित होता है। आजकल इस तरह का सिनेरियो नहीं है, भले ही हम क्षणिक रूप से प्रभावित कर दें, लेकिन जो व्यक्ति की प्रेजेंटेशंस होती है, जो टैलेंट होता है, वो किसी ना किसी रूप में सर बाहर दिख ही जाता है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का नाम सुना है आपने? जी सर।
प्रशासनिक सेवा की, ठीक है, जी सर। उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसने कहा है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट आ रहे हैं उनमें वो ह्यूमैनिटीज बिहेवियर जो है जिसकी आशा की जाती है वो नहीं है। और इसके एग्जाम्पल अभी पूर्वोत्तर के राज्य में एक डीएम का जो संवेदनाहीन बर्ताव था, आपको याद होगा, ठीक है, कुछ उदाहरण भी मिले। तो आप इसको सही मानते हो? सर ये एक हमारे प्रशासनिक मुद्दों में सर सामान्य के विशेषज्ञ या टेक्नीशियन या बैकग्राउंड, ये लंबा विषय एक विवाद का रहा है सर। मुझे लगता है सर एक कॉमन जो सिलेबस बनाया जा रहा है और जो हमारी जो एकेडमी है उसी पे फोकस करना चाहिए। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर सघन करेंगे तभी हम इस बारे में इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। सेवाओं का आधार टेक्नीशियन ये नहीं होना चाहिए। जो सिलेबस डिसाइड किया यूपीएससी उसके इर्द गिर्द पे फोकस करना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं में अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या कर्तव्य महत्वपूर्ण होता है? सर अधिकार और कर्तव्य, चाहे वो नागरिक हो चाहे सेवाओं, दोनों एक दूसरे के पूरक मानता हो सर। और एक अधिकारी के लिए तो सर अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की अधिक जिम्मेदारी होती है सर। अच्छा ये बताइए, जो आईबी है या जो ये रा है, इनका भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कहीं पे कि इनके गठन के बारे में? सर इनका डायरेक्टली तो मेंशन नहीं किया गया क्योंकि ये हिस्टोरिकली काफ़ी लंबे समय से पहले से ही कानून के द्वारा इनका होता है। लेकिन जैसे मौलिक अधिकारों में कई जगह इनको छूट दी गई है सर। जैसे 19 जो हमारा आरटीआई एक्ट है वो है, उसके तहत कुछ इंफॉर्मेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो इनके दायरे से बाहर रखा गया है सर। राम साहब जी ये बताओ कि आपका हॉबी मूवी देखना और कॉमेडी है, किस प्रकार की आप मूवी देखते हैं? सर मूवीज़ जैसे कभी भी आती है तो सर कोई ऑटोबायोग्राफी बेस हो या कोई इशू बेस्ड मूवी हो या जिसमें कॉमेडी के, इस तीनों पहलू मेरे आधार रहते हैं। कभी आप तो ऐसे महकमे में हैं कि आपको देखने का टाइम मिल जाता है? अब सर ऐसे हॉल वगैरह में नहीं देखना पड़ता, लेकिन सर जैसे मैं अभी 4 साल गोरखालैंड डीलिंग यूनिट पे काम किया था सर। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में, तो सर सिलीगुड़ी पोस्टिंग थी तो सर सैटरडे संडे को टाइम मिलता था, देख लेते थे सर। आपको जिन्हें हम 7 बहनें कहते हैं, जी सर, आरएस बनने के बाद घूमने का जब अवसर मिलता है दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, कौन सा स्टेट में जाना चाहोगे? सबसे पहले तो सर मैं दार्जिलिंग और सिक्किम में जाना चाहूँगा सर, क्योंकि सर इस एरिया में मैंने 4 साल काम किया था तो मुझे सारा एरिया पता है। मतलब वहाँ उनसे आपका लगाव हो गया? जी सर बिल्कुल। आपने प्रजामंडल आंदोलन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है। जी सर। क्या है ये प्रजामंडल आंदोलन? सर जो देशी रियासतें थी उसमें जो लोकतांत्रिक मूल्य जगाने और राष्ट्रीय आंदोलन से एकरूपता स्थापित करने के लिए जो संगठन स्थापित किया गया उसको प्रजामंडल का आंदोलन। क्या उस समय हमारी रियासतों के शासक थे, जागीरदार थे, राजा थे, महाराजा थे, क्या वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे? जी सर, ऐसा उत्तरदायित्व का भावना नहीं थी सर। नहीं थी, इसीलिए प्रजामंडल आंदोलन का उदय हुआ था। जी सर। क्या ये सभी प्रजामंडल आंदोलन सफल रहे थे? सर अंततः सारे जितने प्रजामंडल आंदोलन थे उन्होंने छोटी छोटी समितियां गुट बना के राष्ट्रीय आंदोलन में काफी मदद की थी सर। पूर्णतः हम प्रजामंडल आंदोलन को सफल क्या गांधी का जो आंदोलन चल रहा था, गांधी, सुभाष, भगत सिंह, ये प्रजामंडल आंदोलन जो अपने राजस्थान में हुए थे, इसी तरह से कोई और स्टेटों में भी इस तरह का मूवमेंट हुआ था क्या? राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन है, क्या ये गांधी के आंदोलन को सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं? सर अधिकांश ने सहयोग किया है सर। जयपुर में जैसे कुछ शासकों ने सहयोग नहीं किया, भारत छोड़ो आंदोलन इस तरह का था, तो कुछ ने सहयोग नहीं भी किया सर। शासकों का तो दृष्टिकोण आंदोलन के प्रति उतना ज्यादा अधिकांश का पॉजिटिव नहीं था सर। चलिए आप मुझे अंतिम सवाल बताएंगे। जी सर। आरएस में सोशियोलॉजी भी आपने पढ़ा है? जी सर। फिलोसॉफी, इथिक्स भी पढ़ा है। समाज की दृष्टि से आप एक अच्छे समाज को देखना चाहते हैं। जी सर। दहेज जो दिया जाता है इच्छा का कार्य ये, एक भाई भी अपनी बहन को खुश देखना चाहता है, पिता भी अपनी बेटी के लिए करना चाहता है, माँ भी करना चाहती है। तो क्या ये दहेज एक रीति है, रिवाज है या एक कुप्रथा है? सर ये प्रारंभ में हमें लगता है कि ये इच्छा है, स्वेच्छा है, बट बाद में सर कोई अधिकांश ये सर कुरीति के रूप में परिवर्तित होती है सर। जैसे हम बन गई। जी, कुप्रथा बन गई सर। एक सोशल प्रेशर क्रिएट होता है सर। इसे कैसे खत्म किया जा सकता है?
सर ये इसका समाधान समाज की तरफ से ही आएगा। जब एक पढ़ा लिखा तबका सामने आएगा, स्वाभिमान की भावना से इन चीज़ों को मना करने की जो परंपरा होगी व्यापक स्तर पर। और अभी सर देखने को भी मिलता है कि सर बहुत जगह आए दिन अपन को न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को भी मिलता है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों से बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। अधिकारी भी आने वाले अखबार में काफ़ी बार देखते हैं 1 रुपये में शादी हुई, लेकिन बहुत बार लव मैरिज जो हो रही है, बहुत अच्छा प्यार प्रेम से विवाह हो जाता है, लेकिन 2 साल 3 साल बाद में वही प्यार प्रेम दहेज के रूप में बदल जाता है। लड़की या तो केस कर देती है। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? सर बहुत हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं सर। और सर ये है कि अभी हमारा हाई कोर्ट है, दहेज प्रथा निश्चित रूप से गलत है, लेकिन सर दहेज प्रथा जो कानून है उसका भी मिसयूज काफ़ी हो रहा है सर। ये हमारे जो हाई कोर्ट है इन्होंने कई बार इसके ऊपर चिंता भी जताई है, क्योंकि इसमें जो इसके प्रावधान है वो किसी भी आप कर देते हो, फिर इसके बाद में जो पीड़ित पक्ष है उसको साबित करना। इतना और बता दीजिए, आप पुलिस महकमे में हो, महिलाओं के पक्ष में तो बहुत सारे कानून बन गए। जी सर। घरेलू हिंसा का कानून बन गया, सशक्तिकरण के कानून बन गए। महिला का तो यह है कि महिला कहीं भी चौराहे पे सड़क पर कुछ भी बोल देती है तो वहां का जो भीड़ है वो महिला की तरफ हो जाती है। जी सर। इतनी संवेदनशीलता है महिलाओं के प्रति। लेकिन पुरुष जो है वो भी तो प्रताड़ित हो रहे होंगे। बिल्कुल सर, हो रहे हैं सर। तो क्या कोई कानून बनना चाहिए? सर कानून ये है कि सर एक तो हम समाज में जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है और पिछले एक लंबे समय से पीड़ित होता है उसको प्रोटेक्ट करने का राज्य का दायित्व होता है। सर अलग से कानून बनाने के बजाय जो विद्यमान कानून है सर, जैसे पुरुष के साथ कुछ होता है तो राज्य महिला आयोग में वो जा सकता है। अच्छा। इसके अलावा सर जो महिलाओं से संबंधित कानून है उनकी दुरुपयोग रोकथाम करने पर सर ये ऑटोमेटिक ये समस्या काफी हद तक कम हो सकती है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।